एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष का अर्थ है जिसके समस्त पद में, संक्षिप्त पद में एक शब्द शेष रहता है तो उसे हम एक शेष द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे यहाँ पर रामश्च रामश्च है, तो ये विग्रह पद में अनेक शब्द है, इससे भी अधिक और हो सकते हैं, ये दो है। इन दोनों से जो शब्द संक्षिप्त पद जो बना, समस्त पद जो बना, वो है एक शब्द बना, रामौ। इस कारण से ऐसे उदाहरणों को एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण कहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क टाइप। एक क टाइप वाले उदाहरणों में ऐसे उदाहरण होते हैं जिसके विलोम शब्द नहीं होते हैं। जैसे राम, तो राम का विलोम शब्द नहीं होता है। सीते अर्थात सीता, सीता का विलोम शब्द नहीं होता है। फल, फल शब्द का विलोम शब्द नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क टाइप में ऐसे शब्द पढ़ रहे हैं जिसके विलोम शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए समास के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, समास को पहचानना पड़ता है, उसका समस्त पद जो होता है उसका विग्रह पद बनाना पड़ता है, और यदि हमें विग्रह पद परीक्षा में दिया हुआ है तो उसका हमें समस्त पद बनाना पड़ता है। तो देखते हैं, जैसे रामौ, तो रामौ जो ये शब्द है ये पुल्लिंग है और द्विवचन का है। तो पुल्लिंग होने के कारण जो ये विग्रह जो हम बनाते हैं वो भी पुल्लिंग में ही बनाते हैं, रामः रामश्च रामश्च है। और ये द्विवचन का होने के कारण इसको दो बार लिखते हैं, रामश्च रामश्च है। ठीक है, और परीक्षा में यदि रामश्च रामश्च दे रखा है तो रामश्च जो शब्द है ये पुल्लिंग है, तो इसका समस्त पद जो बनाएंगे वो भी पुल्लिंग में ही बनेंगे। दो शब्द थे इसलिए द्विवचन। सीते, तो सीता सीते सीता प्रथमा, सीते द्विवचन है, स्त्रीलिंग है, तो इसका जो विग्रह जो बना सीता सीता च, तो सीता जो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन है, ये भी प्रथमा एक वचन है, क्योंकि सीता के विसर्ग नहीं आता है, जबकि राम के प्रथमा एक वचन में विसर्ग आता, तो विसर्ग का स है, इससे विसर्ग भी लिख सकते हैं और स भी लिख सकते हैं। तो सीता च, प्रत्येक शब्द के बाद में च लगाते हैं क्योंकि ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में च लगता है। ठीक है, अगर परीक्षा में ये दे रखा है सीता च ये विग्रह पद है, तो ये शब्द को हम देखेंगे तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो समस्त पद बनेगा, संक्षिप्त पद जो बनेगा वो भी स्त्रीलिंग में होगा। सीते ये स्त्रीलिंग है ना, द्विवचन। फले, फले फल शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, और फले क्या है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में दे रखा, तो इसका विग्रह पद भी नपुंसकलिंग में बनेगा, फलम च। ठीक है, तो फलम यहाँ पर नपुंसकलिंग है, तो इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो वो भी नपुंसकलिंग में ही बनेगा, और ये दो बार लिखा गया है इसलिए इसको द्विवचन में ही बनाया। अगर ये तीन बार लिखता तो इसको बहुवचन में बनाते। जैसे श्लोकः, तो इस श्लोकः शब्द को जो हम देख रहे हैं तो ये हमें पुल्लिंग का दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्लोकः श्लोकौ श्लोकः प्रथमा, रामः रामौ रामः प्रथमा, राम के जैसे लग रहा श्लोक शब्द है की तरह। तो ये बहुवचन में है इसलिए हमको तीन बार लिखेंगे, श्लोकश्च श्लोकश्च श्लोकश्च। और कहीं परीक्षा में इस प्रकार तीन बार लिखा हुआ हो और वो शब्द पुल्लिंग हो तो ये जो शब्द बना ये भी पुल्लिंग ही बना, बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार कथा, कथा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और ये बहुवचन है, इस कारण कथा तीन बार लिखा, कथा च कथा च कथा च। कथा के विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि रमा के भी विसर्ग नहीं आता है,
है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए। तो इस प्रकार ये 3 बार लिखा हुआ कहीं होता है तो हम इसको एक शेष ही रहेगा और इसका मतलब भी बहुवचन से ही है। गृहाणी, जैसे फलानी गृहाणी, तो ये शब्द कैसा दिखाई दे रहा है? नपुंसकलिंग दिखाई दे रहा है। ये शब्द नपुंसकलिंग है तो इसका जो विग्रह बनेगा वो भी नपुंसकलिंग ही बनेगा। जैसे गृहम, ये गृहम शब्द नपुंसकलिंग का है। गृहम च, गृहम च, गृहम च, क्योंकि ये बहुवचन में था इसलिए इसको 3 बार लिखा गया है। आगे जो हम पढ़ रहे हैं ख टाइप, उसमें उसका विलोम शब्द होता है। अर्थात ख टाइप के उदाहरण, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके विलोम शब्द होते हैं। जैसे बालकौ अर्थात बालक, तो बालक का विलोम क्या होता है? बालिका। तो इसका जो विग्रह पद बनेगा उसमें बालक भी होगा और बालिका भी होगा। क्या बनेगा? बालकश्च बालिका च। अर्थात इसका विग्रह ऐसे नहीं बनेगा बालकश्च बालकश्च, ऐसे नहीं। इसका विग्रह बनेगा बालकश्च बालिका च। अर्थात जिनके विलोम शब्द होते हैं उनके विग्रह इसी प्रकार बनते हैं। अश्वौ, तो इसका विग्रह अश्वश्च अश्वश्च इस प्रकार नहीं बनेगा। अश्व भी होता है और अश्व भी होता है। तो अश्वश्च अश्वाच, तो एक शब्द पुल्लिंग है और एक शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। छात्रो, तो छात्र का विलोम छात्रा भी होता है इसलिए छात्रश्च छात्रा च। ठीक है। इसी प्रकार कृष्णौ, कृष्ण भी नाम होता है, कृष्णा भी नाम होता है, तो कृष्णश्च कृष्णा च। तो ये सारे शब्द जो क्या थे? समस्त पद थे, संक्षिप्त पद थे, वो चेंज हो गए अपने विग्रह पद में, विस्तृत पद में चेंज हो गए। और इस प्रकार विस्तृत पद को विस्तृत पद से संक्षिप्त पद बनाते समय, समस्त पद बनाते समय च को हटा देते हैं और इनके पुल्लिंग जो द्विवचन होता है प्रथमा का वो इसका बनता है। जिनके विलोम होते हैं तो वो पुल्लिंग में होता है। ठीक है। अगर यहां होता बालिके, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिके का बनेगा बालिका च बालिका च। यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो वो स्त्रीलिंग शब्द में ही रहेगा, लेकिन जो पुल्लिंग जो शब्द होगा वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम पढ़ रहे हैं घ टाइप। घ टाइप में ऐसे उदाहरण होते हैं जो एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के संबंधी होते हैं, उनमें आपस में रिश्ते होते हैं। ऐसे उदाहरणों को अर्थ के आधार पर उनका समस्त पद और विग्रह पद बनाए जाते हैं। जैसे दंपति ही, तो दंपति शब्द का अर्थ क्या होता है? पति पत्नी। तो इसका विग्रह बनेगा पति है च है पत्नी च। इसको हम पति ही च भार्या च भी लिख सकते हैं। ठीक है। और जब पति पत्नी इस प्रकार का जब विग्रह आता है या पतिश्च भार्या च, तो उसका बनेगा दंपति। तो ये जो विग्रह और समस्त पद बनाए जाते हैं वो अर्थ के आधार पर बनाए जाते हैं। पितरौ, पितरौ शब्द का अर्थ क्या होता है? पितरौ का अर्थ है माता पिता। तो इसका जो विग्रह पद बनेगा वो क्या बनेगा? माता च पिता च। और इसका संक्षिप्त माता च पिता च का संक्षिप्त पद क्या बनेगा? पितरौ। ठीक है। इसी प्रकार स्वसुरौ, स्वसुरौ का अर्थ होता है सास ससुर, तो सास को कहते हैं स्वश्रुष च
और ससुर को कहते हैं स्वसुरश्च। तो स्वसुरश्च स्वसुरश्च, ये इसका क्या बनेगा, विग्रह पद बनेगा। और इस विग्रह पद का समस्त पद बनेगा श्वशुरौ। ठीक है, स्वसुर जो शब्द है ये पुल्लिंग है, यहां पर भी पितृ शब्द है, ये भी पुल्लिंग है। भ्रातरौ, भ्रातरौ का अर्थ होता है भाई बहन, इसलिए इसका विग्रह बनेगा भ्राता च भगिनी च। ठीक है, और भ्राता च भगिनी का क्या बनेगा, भ्रातरौ। इसी प्रकार पुत्रौ, इसमें पुत्रों का अर्थ होता है पुत्र पुत्री, इसलिए पुत्रश्च पुत्री च, इसका विग्रह बनेगा। शूद्रो, शूद्रो का अर्थ होता है शूद्र शूद्री, तो शूद्रश्च शूद्री च। तो ये जो ग टाइप का एक शेष द्वंद्व समास था, ये अर्थ के आधार पर किया गया। इनमें विलोम भी होते हैं, इनमें संबंध भी होते हैं, ये संबंधी भी होते हैं, ये रिश्तेदार भी होते हैं, इस टाइप के ये उदाहरण है। ठीक है, और इनमें एक शेष रह रहा है, यानी विग्रह पद में समस्त पद में तो बहुत सारे शब्द हैं, पद हैं, परंतु इसका जो समस्त पद है उसमें एक शेष रह रहा। इन सारी क में, ख में, ग टाइप के उदाहरणों में तो ये एक शेष द्वंद्व समास के उदाहरण हुए। अब अगला जो टाइप है वो घ टाइप। घ टाइप के उदाहरण ऐसे उदाहरण हैं जो संख्यावाची है। संख्यावाची शब्दों में द्वंद्व समास कैसे होता है, जैसे द्वादश, तो द्वादश किसको कहते हैं, 2 और 10, इसको ही तो हम द्वादश कहते हैं। तो 2 और 10 इन दोनों शब्दों का एक शब्द रह गया, इसलिए इसको हम एक शेष कहेंगे। ठीक है, और इसका विग्रह पद कैसे बनेगा संस्कृत में, द्वौ च 10 च, इस प्रकार इसका विग्रह बनेगा। और इस विग्रह पद से समस्त पद बनाते समय च को हटा दो और द्वा और 10 इस प्रकार ये बन सकता है। गिनती में द्वादश। त्रयोदश, त्रयोदश का अर्थ होता 3 और 10। ठीक है, तो त्रयः च 10 च, त्रयोदश। पंचादश, 5 और 10, पंच च 10 च। पंचविंशति, अर्थात 5 और 20, 25, पंच च विंशति च। ठीक है, पंचविंशति। तो एक शेष द्वंद्व समास का जो घ टाइप होता है उसमें संख्यावाची शब्द होते हैं। तो यहां पर हमारा पूरा होता है एक शेष द्वंद्व समास। जो एक शेष द्वंद्व समास जो पूरा होता है वो 4 प्रकार के उदाहरणों में हमने बांटा था, क टाइप, ख टाइप, ग टाइप और घ टाइप। क टाइप वाले में विलोम शब्द नहीं थे, जैसे रामौ, रामश्च, रामश्च। फिर ख टाइप उसमें विलोम शब्द थे, जैसे बालकौ, तो बालकश्च, बालिका च। और ग टाइप उसमें विलोम शब्द भी थे, संबंध भी थे, रिश्ते भी थे, जैसे पितरौ, माता च, पिता च। और ग टाइप संख्यावाची, संख्याओं के मध्य में द्वंद्व समास। ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा होता है एक शेष द्वंद्व समास।